हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है मैथमेटिकल फिजिक्स का चौथा लेक्चर देखने वाले हैं और चौथा लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है कैलकुलस। तो सबसे पहले आप लोग हेडलाइन लगाओ, कैलकुलस। कैलकुलस को हिंदी में कलन शास्त्र कहते हैं। कैलकुलस को हिंदी में क्या कहते हैं? कलन शास्त्र कहते हैं। और ये मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है। आप लोग जैसे से 11-12 में अगर साइंस रखे हुए हैं तो इस ब्रांच का अहमियत आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग जो है, चूंकि एक बहुत बड़ा और लंबा ब्रांच है, इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट को और बेसिक फॉर्मूला जो हमें नीड्स होती है उन सभी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लगा दो कैलकुलस, जिसे हिंदी में कलन शास्त्र कहते हैं। कैलकुलस का अर्थ होता है कैलकुलेशन करना, यानी गणना करना, हल करना, आसान करना, ठीक है। अब है कि जो कैलकुलस है, इस कैलकुलस का जनक कौन है, यानी इसको दुनिया में लाने वाला कौन था? इसको जो लाने वाला व्यक्ति था वो था न्यूटन, यानी फिजिक्स का जो जनक है। फिजिक्स का जनक कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? न्यूटन को। तो न्यूटन जो है कैलकुलस का जनक है। साथ ही साथ एक साइंटिस्ट और है जो उसका भी योगदान है, जिसका नाम है लेबनीज। क्या नाम है? लेबनीज, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट का योगदान है। और सबसे पहले जो कैलकुलस का आइडिया दिया था वो किसने दिया था? न्यूटन ने ही दिया था, ठीक है। लेकिन न्यूटन के साथ साथ एक साइंटिस्ट और है जिसका योगदान है, लेबनीज का। अच्छा, आप लोगों को पता है कि न्यूटन जब तक अपने मतलब कि जब तक वो जिंदा रहा, ठीक है, वैज्ञानिक बनने के बाद जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसका एक अपना ही दबदबा रहा, ठीक है। यानी उसका प्रभाव इस तरह से आप समझ सकते हैं, वो अगर गलत भी बोलते थे और कोई अगर सही भी बोलते थे तो न्यूटन का बात को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था। तो उसका एक अपना प्रभाव है, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं न्यूटन से रिलेटेड, लेकिन अभी हम लोग जो है इस चैप्टर को देखेंगे, कैलकुलस को। अब है कि कैलकुलस जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और एक का नाम है इंटेग्रेशन, इंटेग्रेशन, ठीक है। इन कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है डिफरेंशिएशन और एक का नाम है इंटेग्रेशन। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन शास्त्र, अवकलन शास्त्र होता है, या अवकलन भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, अवकलन होता है। और इंटेग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन, समाकलन होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं और समझते हैं बारीकी से कि क्या होता है। कैलकुलस का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना, ठीक है, कैलकुलेशन करना, हल करना, गणना करना, आसान करना। और कैलकुलस को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला का क्या नाम है? डिफरेंशिएशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलन। और दूसरा पार्ट का नाम है इंटेग्रेशन, समाकलन। अच्छा, अगर आपको कह दे कि अवकलन और समाकलन किसे कहते हैं, इसका सिंबल क्या है और इस दोनों में बेसिक अंतर क्या है, ठीक है। अगर आपको पूछ दे कोई कि भाई समाकलन किसे कहते हैं, अवकलन किसे कहते हैं, ठीक है, तो अवकलन, जिसे हिंदी में इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहा जाता है, ये क्या करता है कि किसी बड़ा यूनिट्स को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देता है। कोई बड़ा वस्तु को, बड़ा ऑब्जेक्ट को जो है छोटे छोटे वस्तु में बांट देता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो इसको हम खोल रहे हैं, ऊपर नीचे जितने भी इसके पार्ट्स हैं अलग अलग करते हैं। तो किसी भी मशीन को, टूल्स को या ऑब्जेक्ट्स को या यूनिट्स को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएशन कहा जाता है, अवकलन कहा जाता है, ठीक है। अब है कि समाकलन किसे कहते हैं? समाकलन का मतलब है, देखो, समाकलन का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी छोटे छोटे यूनिट्स को बड़ा यूनिट्स में, या छोटे छोटे वस्तु को बड़ा वस्तु में, या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा ऑब्जेक्ट्स में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे समाकलन कहा जाता है। इन शॉर्ट, अगर हम दोनों में अगर बेसिक अंतर ढूंढे तो ये अलग करने की प्रक्रिया है, तोड़ने की प्रक्रिया है, और ये जोड़ने की प्रक्रिया है। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि हथौड़ा मारने की प्रक्रिया। मान लीजिए कि मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है, तो इस मोबाइल का पूरा पार्ट्स को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और फिर उस पार्ट को फिर जोड़ने की जो प्रक्रिया, जोड़कर मोबाइल बनाने की जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो
तो आई होप कि इसका डेफिनेशन भी आप सुन लिए होंगे और इसका बेसिक कंसेप्ट को जान गए। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन मतलब होता है बड़ा ऑब्जेक्ट्स को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करना, बड़ा यूनिट्स को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटना। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़कर बड़ा यूनिट्स में बदलना। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर यानी पहला पार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफरेंट। तो आप लोग हेडलाइन लगाओ, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। ठीक है, अब है कि इसका परिभाषा तो हम लोग जान गए डिफरेंशिएशन का, कि बड़ा यूनिट्स को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब है कि इसे हम लोग इसका कंसेप्ट और सिंबल को जानेंगे कि इसे dy बाई dt, मान लो dy बटे dt द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है। अभी हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, अभी हम लोग डिटेल, डीप एंड डिटेल इसको समझेंगे। क्या लिखे? इसे dy बाई dt द्वारा सूचित किया जाता है। देखो यहां पर सबसे पहले कि dy बटे dt क्या है? dy बटे dt, ये एक इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, और डिफरेंशिएशन में जो है dy बटे dx या dy बटे dt क्या है। ठीक है, इसमें d क्या है। तो इन सभी बातों को जानेंगे ताकि इस तरह का छोटी छोटी जो इंटरव्यू में या वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप सीख लेंगे तो 100% आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सीखना है, हड़बड़ी नहीं करना है, एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो dy बटे dt, सबसे पहले इसको ना पढ़ना सीखिए, इसको पढ़ा क्या जाता है पहले वो देखिए। तो dy बाई dt को जो है इसका पूरा नाम है, ध्यान दो, dy बाई dt का कि डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। t टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बाद की बात है। देखो dy बटे dt पूरा नाम क्या है? डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। बहुत सारे लोग जो है dy बटे dt डिफरेंशिएट ऑफ y क्या क्या पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका पूरा नाम है ये है, आपके सामने है कि डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो डिफरेंशिएट का यहां पर मतलब क्या होता है? अवकलन, या डिफरेंशिएट का भी होता है अवकल, यानी t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष y का अवकल। ठीक है, ये शॉर्ट उसका हिंदी होता है, t के सापेक्ष y का अवकल। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये क्या बताना चाहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है वो बताइए। बिल्कुल हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि लिख दिया और आगे बढ़ गए फिर नेक्स्ट सवाल बना लिए, फॉर्मूला दे दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग की डिफरेंशिएशन को हम लोग शॉर्टली इसे dy बटे dt द्वारा सूचित किया जाता है। एक बात और इंपॉर्टेंट बात है कि y और t की जगह कुछ भी हो सकता है, dy बटे dx होगा, d थीटा बटे dm होगा, इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग देंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, लेकिन पहले इस लाइन को समझते हैं। dy बटे dt जिसका पूरा नाम जो हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, हिंदी क्या होता है? t के सापेक्ष y का अवकल, t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष y का अवकल। क्या कहना चाहता है? डिफरेंशिएट का जो, देखो डिफरेंशिएट जो है एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है। ठीक है, डिफरेंशिएट जो है ग्रीक या आप लैटिन वर्ड भी बोल सकते हैं, ये जो है एक लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है डिफरेंशिएट। और इस शब्द का जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है चेंजिंग, चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, यही चीज जानना बहुत बड़ी बात है। और ये जो आपको पूछा गया था इंटरव्यू में कि dy बाई dt, आपको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि dy बटे dt, ठीक है, में d क्या है? तो d का पूरा नाम क्या होता है? डिफरेंशिएट। क्या नाम होता है? डिफरेंशिएट। और ये जो है दूसरा नाम होता है चेंजिंग। चेंजिंग का मतलब होता है परिवर्तन करना, यानी परिवर्तन होना। ठीक है, तो y में परिवर्तन हो रहा है, डिफरेंशिएट ऑफ y यानी y का अवकल, यानी y का परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष हो रहा है? t के सापेक्ष हो रहा है। मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है, अब इसमें हमको परिवर्तन लाना है, इंक डालना है, खोलना है, तो
क्या ऐसे बोलने से हो जाएगा कि चक्की रे चक्की नमक निकाल, क्या घूमने लगेगा? ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसको क्या करना होगा, आपको खोलना होगा। ये जो मेरा हाथ है ना, यही मेरा हाथ क्या है, टी है, ठीक है। और ये जो मार्कर है ना, वो क्या है, वाई, यानी वाई में परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष? मेरे हाथ के सापेक्ष, उंगली के सापेक्ष। देखिए इसको हमने खोल दिया पूरा, ठीक है, आपके सामने। तो इस तरह से इसको हम लोग समझ गए कि dy बाई डी टी का मतलब होता है, इसका नाम यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने कि डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष y का अवकल। और डिफरेंशिएट का दूसरा नाम, चूंकि ये एक ग्रीक या लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है चेंजिंग, होता है परिवर्तन होता है। क्या होता है? चेंजिंग या परिवर्तन होता है। यानी y में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। और परिवर्तन करने वाला जो वर्ड है वो डी है। परिवर्तन करने वाला वर्ड क्या है? डी है। अगर वहां से डी हटा लीजिएगा मेरे दोस्त, अगर वहां से डी हटा लीजिएगा, दोनों डी हटा लीजिएगा, वाई बटे टी लिखिएगा, इसका मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कांस्टेंट वैल्यू मतलब है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी डी, वाई और टी में जो परिवर्तन कर रहा है, करने वाला व्यक्ति कौन है? डी है। और डी को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएट कहा जाता है। आई होप कि इस बात को आप लोग 100% समझ गए होंगे। अब है कि इसको हम लोग पढ़ने भी सीख लिए और इसका कंसेप्ट को भी जान गए। अब यहां पर आपको dy बटे dx दे सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट को शॉर्ट में हम लोग d4 लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, इसी को डिफरेंशिएट पढ़ा जाता है। डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x हो जाएगा। डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में विद को w लिखे, रिस्पेक्ट को r लिखे, 2x। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं d थीटा बटे dy बोल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशिएट ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू, क्या बोलेंगे? y बोलेंगे, ठीक, ये है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी इस तरह का टर्म रहेगा तो हम लोग आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि पढ़ना सीखे। कोई भी चीज को जो है ना, आप याद बाद में कीजिएगा, समझिएगा बाद में, ठीक है। पहले सबसे पहले पढ़ना सीखे। अगर पढ़ने ही नहीं जानते हैं, अब मान लीजिए कि आपको दे दिया कि dy बटे dt इसको पढ़िए, आप नहीं पढ़ पाए इसको, ठीक है, dy बटे dx को पढ़िए, नहीं पढ़ पाए, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। कोई भी देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं ये बात, चाहे वो लैंग्वेज के हैं, साइंस के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, या किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, उसको सही सही पढ़ना आना चाहिए। ग्रामर, व्याकरण का पहला, व्याकरण का परिभाषा ही है कि सही सही पढ़ना, सही सही बोलना, सही सही लिखना ही क्या कहलाता है? शुद्ध शुद्ध या सही सही जो भी बोलो, ठीक है, वो व्याकरण कहलाता है। तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन का परिभाषा कि किसी बड़ा यूनिट्स को या बड़ा वस्तु को छोटे छोटे वस्तु में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएशन। इसे dy बटे dt द्वारा सूचित किया जाता है। हमने dy बटे dt लिया, ठीक है। अच्छा, y की जगह x भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सीधी सी बात, उतनी बात नहीं जानते हैं। y और t के जगह देखिए, यहाँ पर t के जगह x है, यहाँ y के जगह थीटा है, x के जगह क्या है? y है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अगर यहां तक हो गया तो अब हम लोग इसका बेसिक फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है। और कैलकुलस का जनक कौन है? न्यूटन और लेबनिज है। कैलकुलस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखने वाले हैं। तो सबको यहाँ पर ध्यान दीजिए और समझिए, ठीक है। यही फॉर्मूला जो है सवाल बनाने में काफी आपको हेल्प करेगा। पहला फॉर्मूला है कि, अच्छा, ये डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? dy बटे dt, यानी y का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो यहां पर y के जगह कुछ भी हो सकता है, तो y के जगह हम लोगों ने पहले सबसे पहले कांस्टेंट लिया और dc बाई dt, ठीक है। तो यहां जो है आप वो पहले क्लियर हो जाओ कि c जो है वो कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पाई हो सकता है, ई हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। तो कांस्टेंट का जो डीसी होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ये बात याद रखिएगा कि कांस्टेंट, कोई भी जो कांस्टेंट संख्या है, अगर ओनली कांस्टेंट है तो उसका जो डीसी होता है वो क्या होता है? 0 होता है। दूसरी, अगर हम फॉर्मूला की बात करें कि d और t पर पावर n है और बटे dt, ठीक है। d और y के जगह t पर पावर क्या है? n है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, t पर पावर n, n जो है वो गुना में आ जाएगा और t और इस n में 1 का कमी हो जाएगा। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको जो है
माइंड में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। बस खाली n का जो यहां मान है वो नॉट इक्वल टू -1, यानी -1 नहीं होना चाहिए। n का मान क्या नहीं होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए, -1 के लिए लागू नहीं है। तो इस फॉर्मूला से बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे। n का मान कुछ भी दे देगा, जैसे 2 दे दिया, तो देखो यहां पर n जो है पावर जो है वो कैसे में आ गया? गुना में आ गया, और उस पावर में 1 का क्या हो गया? कमी हो गया, ठीक है। अभी हम लोग सवाल भी देखेंगे, कुछ सवाल भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर ध्यान दो यहां पर t पर पावर n, ये वाला तो फॉर्मूला हो गया। अगर e पर पावर x है, e एक्सपोनेंशियल होता है, या फिर e पर पावर t है और बटे dt, तो इसका फॉर्मूला e पर पावर t ही हो जाएगा। चौथा है कि d और log t बटे dt, log t का, तो log t का जो dc होता है, अच्छा ये डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में डीसी भी कहा जाता है। डीसी मतलब डिफरेंशिएशन कैलकुलस होता है पुराना, तो शॉर्ट में हम लोग डीसी बोलते हैं, ठीक है। तो चौथा फॉर्मूला है log t बटे dt, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बटे t। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि सर क्या हम हमेशा t लेके ही बना सकते हैं? देखो t x y z थीटा मीटा w m n कुछ भी दे सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहां पर जो है t के सापेक्ष हम लोग ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि t फॉर टाइम होता है, और फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो किस पर डिपेंड होता है? टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। वैसे दुनिया भी टाइम के अकॉर्डिंग ही चलता है, इसलिए टाइम को मेन फैक्टर माने हैं, इसलिए हम t लिए हैं। बाकी बात मैथमेटिक्स वाले ज्यादातर x लेंगे। अगर आप मैथ का स्टूडेंट है, ठीक है, और आप देख रहे हैं इस चीज को, तो ज्यादातर वो क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। लेकिन ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं, खास करके साइंस में या मैथमेटिक्स में भी कभी कभी, वो टी को लेकर ही पूछे जाते हैं। बाकी बात थीटा एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना हो गया। और एक फॉर्मूला जान लीजिए कि मान लीजिए कि c इंटू यू और बटे dt है, c इंटू यू इंटू dt। यहां पर सुनो ध्यान से, c कांस्टेंट है और u वेरिएबल है। कांस्टेंट मतलब कि कोई मान फिक्स है, ठीक है, c का, और u वेरिएबल है, तो यहां जो है c बाहर हो जाएगा और u का क्या हो जाएगा? dc हो जाएगा, du बाई dt। डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में हम लोग डीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी। डीसी का पूरा नाम होता है डिफरेंशिएशन कैलकुलस, ठीक है। अवकल गणित या अवकलन गणित भी इसे कहा जाता है। चलिए, तो आई होप कि हम लोग यहाँ 5 फॉर्मूला देखे, 1 2 3 4 5, काफी बेसिक फॉर्मूला है। फिर से एक बार हम लोग रिव्यू करते हैं और फिर इसके बाद सवाल में आएंगे। पहला फॉर्मूला है कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी डायरेक्ट क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट सी का वैल्यू 1 2 से लेके इन्फिनाइट से लेके पाई ई कुछ भी हो सकता है, बस कांस्टेंट होना चाहिए। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगा तो उसका डीसी डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा है टी पर पावर एन बटे डी टी, टी पर पावर एन का जो डीसी होता है, डी वाई बाई डी टी को डीसी पढ़ो तो वो पावर गुना में आ जाएगा और उस पावर में 1 का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, यानी एन इंटू टी पर पावर एन माइनस 1। बशर्ते याद रखिएगा कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 होगा n का मान तो फिर ये वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो उसके लिए क्या लागू होगा वो हम बताएंगे आपको, आप टेंशन ना ले। दूसरा है d e पर पावर एक मिनट स्टूडेंट, फिलहाल हम इस कंडीशन को जो है ना, ये जो यहां पर ऑब्जेक्शन या एक्सेप्शन लिखे हैं उसको अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, बाद में हम उसको बताएंगे, ठीक है। उसको छोड़ दो अभी। अब है कि e पर पावर t का जो डीसी होगा वो e पर पावर क्या होगा? t ही होगा, और log t का जो डीसी होगा वो 1 बटे t होगा। और कांस्टेंट और वेरिएबल, देखो यहां c का मान कुछ दे देगा, u का मान कुछ दे देगा, तो c अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और वेरिएबल का क्या हो जाता है? डीसी हो जाता है। आइए अब हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है, और समझते हैं। मान लीजिए कि आपको सवाल दिया है y बराबर t पर पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 9 दे दिया है, t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 9। अब इसे इतना लंबा चौड़ा सवाल, कोई बात नहीं, ठीक है। तो dy बटे dt, dy बटे dc यानी dc निकाल रहे हैं,
तो यहां पर बताओ y का मान क्या है, टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 9 बटे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, सबको अलग अलग कर दो, तो टी पर पावर क्यूब बटे dt, फिर माइनस 2t स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 7t बटे dt हो जाएगा, और लास्ट में है आपका 9 बटे dt हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है आप लोग का। अब गौर से देखिए, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपका सबसे ज्यादा रोल निभाएगा। तो यहां n का जो वैल्यू है, t पर पावर n जो है, n का वैल्यू कितना है, 3 है। तो एक बात बताओ, n का मान यहां पर हम लोग 3 रखेंगे, जैसे ये फॉर्मूला में टूटेगा, अब dt हटेगा, ये d और dt हट जाएगा, तो 3 जो है वो गुना में आ जाएगा और उसमें एक कमी हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। गौर से देखिए, यहां पर n का वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू टी पर पावर 3 माइनस 1। n का वैल्यू अगर मान लो यहां पर 3 की जगह 5 दे देता, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू टी और 5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, -2 कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर आपको जस्ट मैंने बताया कि कांस्टेंट और वेरिएबल है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और वेरिएबल का डीसी हो जाएगा। तो 2 को हमने बाहर कर दिया, और टी स्क्वायर, तो n का मान यहां 2 है, तो 2 इंटू टी पर पावर 2 माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 और टी पर पावर ध्यान दो, यहां पर 7t, तो 7 तो बाहर हो गया, टी बचेगा। अच्छा, यहां पर एक चीज देखो, तो पहले उस सवाल को छोड़ो, पहले यहां पर देखो, तो मान लो कि t का आपको डीसी दे दिया, dt बाई डीसी, इस t पर पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1, तो n का मान यहां पर क्या है, 1 है, तो 1 इंटू टी पर पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू टी पर पावर 1 माइनस 1, तो बराबर क्या होगा, 0। और किसी भी डिजिट पर या संख्या पर जब पावर जीरो होता है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 गुना 1 बराबर क्या होगा, 1। तो आप सिंपली ये जान लो कि t का जो डीसी होता है, किसका डीसी, t का, ठीक है, t का डीसी 1 होता है। ठीक है, ओनली t रहेगा तो उसका डीसी 1 रहेगा। और ये 9 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो 0 होता है, पहले यहां पर लिख दिए हैं कि c का मान अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका मान 0 होता है। तो आप मुझे बताओ 3, और यहां पर कितना घट जाएगा, 3 में 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 3t स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 4, तो और t पर पावर 2 माइनस 1, तो t पर पावर 1 बचेगा, 1 को लिख भी सकते हैं नहीं भी, और प्लस 7, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि ये सवाल आप लोग को 100% समझ में आ गया है। अब जो है हम लोग नंबरिकल करेंगे, अब छोटा छोटा पहले नंबरिकल देख लेते हैं, फिर हम लोग बड़ा नंबरिकल देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है, डायरेक्ट इक्वेशन दे दिए थे, तो इससे पहले हम लोग छोटा छोटा नंबरिकल कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग फिर बड़ा बड़ा सवाल देखेंगे। चलिए, अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। यहां पर दूसरा सवाल मान लो कि दिया है y बराबर t दे दिया है, तो dy बटे dt, तो यहां पर y का वैल्यू क्या है, t बटे dt। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग समझाए कि t पर पावर कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। तो यहां पर एक बात बताओ कि n का मान 1 है, तो 1 इंटू टी पर पावर 1 माइनस 1। ठीक है, तो 1 इंटू टी पर पावर 1 माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0। 1 इंटू, और किसी भी डिजिट या संख्या पर पावर 0 का मान 1 होता है, बराबर क्या होगा, 1। इसका मतलब है कि ओनली t का जो डीसी होता है वो क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पड़ेगा, कई जगह आपको t डायरेक्ट मिलेगा, तो डायरेक्ट आप उसका जो है 1 बैठा सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन करके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है टी स्क्वायर मान लो दे दिया, तो dy बटे क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, dy बटे dt। अब है एक y का मान क्या है, टी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, n का मान कितना है, 2, तो 2 इंटू टी पर पावर n माइनस 1, n का वैल्यू 2, 2 माइनस 1, तो 2 इंटू टी पर पावर 2 माइनस 1 बराबर 1, 1 को लिख भी सकते हैं या नहीं भी, तो 2t, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्या कुछ है, कुछ नहीं है, बस खाली फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बाद तो बिल्कुल आसान है। चलो, टी स्क्वायर की जगह टी क्यूब ले लेते हैं, तो dy बटे क्या हो जाएगा, dt। y का वैल्यू बोलो, y का वैल्यू टी पर पावर क्यूब है बटे dt। अब देखो, उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरी नहीं है। लंबा चौड़ा की अगर हम बात करें तो पावर कितना है, 3 गुना में हो जाएगा, उस पावर में एक कमी हो जाएगा, टी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें कि y बराबर टी पर पावर 10 दे दिया है, तो dy बटे dt। ठीक है, अब तो आप लोग मौखिक बना लेंगे मेरे ख्याल से, तो टी पर पावर 10 बटे dt। ठीक है,
पावर 10 है तो 10 गुना टी पर पावर 10 में एक जाएगा, कितना होगा 9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर है। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि लोगों तक पहुंचे, सब सीख पाए। जितने भी बच्चे अभी छूटे हुए हैं, जिस क्लास में छूटे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को सीखना है। ठीक है, चलिए और सवाल कुछ करते हैं, 2-4 सवाल करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में आएंगे। चलो कितना नंबर सवाल हो गया, 5 नंबर हो गया। तो अब आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है कि y बराबर 2t² माइनस 9t प्लस 5, 9t नहीं, 9t अलग है, 9 अलग है, तो dy बटे dt। डायरेक्ट इसको अलग कर लो तो 2t² बटे dt माइनस 9t बटे dt प्लस 5 बटे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। 2 देखो ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और t² का 2t हो जाएगा, 2t पर पावर 1 हो जाएगा, तो 1 को लिख भी सकते हैं या नहीं। 9 बाहर हो जाएगा और t का 1 होता है और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। जस्ट अभी हम लोग पढ़े, तो 2 गुना 2 4 और 4t माइनस 9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो अब तक जो हम लोग 1 to 5 का सवाल कर रहे थे, जवाब कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग जो है 5 से आगे और कुछ फॉर्मूला है उसका डीसी देखेंगे। तो आपके सामने यहां पर है कि साइन टी का डीसी, साइन टी का डीसी, ठीक है। तो साइन टी का जो डीसी होता है वो क्या होता है, कॉस टी होता है, और कॉस टी यहां का जो डीसी है उसका होता है माइनस साइन टी होता है। याद रखना, ये जरूरी पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ टी के जगह कुछ भी हो सकता है। मान लो कि साइन एक्स होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, कॉस एक्स हो जाता। साइन थीटा होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, कॉस थीटा हो जाता। तो टी के जगह एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। टेन टी का जो डीसी होता है टेन का, तो वो होता है आपका सेक स्क्वायर टी होता है। उसी प्रकार कॉट टी का जो डीसी होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर टी होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम सेक टी का डीसी बोले तो इसका होता है सेक टी इंटू टेन टी होता है, ठीक है। उसी प्रकार कॉसेक टी का अगर हम डीसी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक टी इंटू क्या होता है, कॉसेक टी इंटू कॉट टी होता है, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूरी पड़ेगा, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका एक दो रूल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको आप लोग पहले नोट कर ले सभी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जरूरी पड़ेगा। कई बार आपको डीसी जरूरी पड़ेगा, ठीक है, कि साइन का क्या होता है कॉस का क्या होता है माइनस साइन, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, और सेक का सेक इंटू टेन होता है, और कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। हाँ उसमें एंगल लगा हुआ थीटा टी एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए रूल नंबर 1, रूल नंबर यहां पर ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर है कि मान लीजिए कि u इंटू भी है, u इंटू भी है, गुना में है। तो गुना का रूल क्या है कि एक बार u बाहर होगा और v का डीसी होगा, और प्लस एक बार v बाहर होगा और u का क्या होगा, डीसी होगा। यानी 2 वेरिएबल क्वांटिटी गुना में है, u और v। u का मान कुछ हो सकता है, v का मान कुछ हो सकता है, खाली कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल होना चाहिए। तो एक बार u बाहर हो जाएगा, v का डीसी होगा, और एक बार v बाहर हो जाएगा, u का डीसी होगा। अच्छा एक सवाल भी देख लेते हैं ना, इससे रिलेटेड एक सवाल देख ही लेता हूं। मान लीजिए कि यहां पर दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, मान लो कि दिया हुआ है ऐसा, तो इसको हम लोग को करना है। तो dy बटे dt, ठीक है, y का वैल्यू इतना इतना है, इसका हम लोग डीसी कर रहे हैं। सॉरी स्टूडेंट x है तो यहां पर इसका मतलब है dx लेना होगा। कोई बात नहीं, एक ही बात है, वो बड़ी फैक्टर नहीं है। अगर आप टी स्क्वायर लेते हैं, अगर मान लो कि टी स्क्वायर लेते हैं यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा dt, जो लेंगे वही होगा। अब है कि y का वैल्यू क्या है, तो टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी प्लस 1, यही है ना, ठीक है, मान लो कि यही है, बटे dt। तो टी स्क्वायर प्लस 2 जो है वो u का वैल्यू है, तो u एक बार बाहर हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग टी स्क्वायर प्लस 2 को बाहर कर दिए, तो भाई किसका डीसी होगा, v का वैल्यू क्या है, t प्लस 1, तो यहां डीसी लग जाएगा t प्लस 1 और बटे क्या होगा dt प्लस
अब है कि भी बाहर होगा, भी एक बार बाहर होगा, तो यहां पर t+1, ठीक है, और यहां पर जो है t+1 और क्या हो जाएगा, t² + 2/dt हो जाएगा, ठीक है। तो t² + 2 और t का क्या होता है 1 और 1 का क्या होता है 0, प्लस t+1 और t² का DC क्या होगा 2t और 2 का क्या होगा 0, चूंकि वो तो कांस्टेंट है, t² का 2t होता है। अच्छा, एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना मेरे दोस्त, कितनों हम बता दे, जब तक आप हंसिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा भी नहीं, इसलिए प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस कीजिए। तो t² + 2 और 1 + 0 तो 1 हो जाएगा यहां पर, और यहां पर है t+1 और यहां पर है 2t + 0 तो 2t हो जाएगा। 1 को इतना से गुना करेंगे तो यही होगा t² + 2 और t गुना 2t तो 2t² और 1 गुना 2t तो क्या होगा 2t हो जाएगा। t² और 2t² 3t² और प्लस 2t और प्लस 2 क्या हो गया, इसको लास्ट में कर दिए चूंकि कांस्टेंट है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये समझ लिए होंगे आप लोग, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग सबसे पहले नोट कीजिए, रूल नंबर 1 को, और इस टाइप का कोई भी सवाल हो सकता है। अभी हम लोग 1-2 सवाल और देखेंगे इसमें,